हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस का मतलब होता है वॉच। वॉच आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इसको कहते हैं कृत वाच्य। और जो दूसरा प्रकार का सेंटेंस होता है वो होता है पैसिव वॉइस, इसको कहते हैं कर्मवाच्य। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, किसी भी सेंटेंस को हम दो तरह से बोल सकते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस में, एक तो पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का तात्पर्य ऐसे सेंटेंस से है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, और पैसिव वॉइस का तात्पर्य ऐसे सेंटेंस से है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। यानी कभी कभी हमें कुछ ऐसे वाक्य बोलने पड़ते हैं जिसमें कर्ता को बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है, बल्कि कर्म को वरीयता दी जाती है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट बहुत मेन मुद्रा में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव सेंटेंस। इन एक्टिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज होल एंड सोल, बट इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, या यूँ कहिए ऑब्जेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन सब्जेक्ट, अर्थात डोवर। यानी डोवर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब ऑब्जेक्ट होता है तो वह पैसिव वॉइस होता है, और जिसमें डोवर इम्पोर्टेंट होता है वो आपका एक्टिव वॉइस होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे कहा जाए, मोहन राइट्स ए लेटर। अब इसमें देखा जाए तो मोहन आपका है सब्जेक्ट, इसको हम डोवर भी कह सकते हैं, यानी कार्य करने वाला। डोवर का मतलब कार्य करने वाला। इसमें वर्ब है राइट्स, यानी लिखने का काम हो रहा है, और ए लेटर इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी इस वाक्य में मोहन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ना कि लेटर पर, अर्थात यह वाक्य आपको हो जाएगा एक्टिव वॉइस। लेकिन इसी वाक्य को जब हम दूसरे तरह से कहेंगे जिसमें लिखने वाला मोहन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा बल्कि लेटर होगा, तो उस वाक्य को पैसिव वॉइस कहा जाता है। अर्थात इस वाक्य की हिंदी है, मोहन एक पत्र लिखता है, तो एक्टिव वॉइस हुआ क्योंकि इसमें मोहन नाम का जो डोवर है, सब्जेक्ट है, एक्टर है, एजेंट है, वो सबसे पहले है, इसी पर ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन इसका दूसरे प्रकार का वाक्य देखें, अगर हम ए लेटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। अब इस वाक्य में देखा जाए तो ये लेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एल है, एल को ए लेटर इज राइटन बाय मोहन। ये जो बाय मोहन है, एजेंट है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि फोकस हमारा सारा इस पर है जो कि ऑब्जेक्ट था। यहाँ आपने देखा था ये लेटर ऑब्जेक्ट था, तो जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो वह पैसिव वॉइस होता है, अर्थात ये आपका पैसिव वॉइस होता है। अब आप कहेंगे कि पैसिव वॉइस बनाया क्यों गया? तो बच्चों, कभी कभी बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कार्य करने वाला बहुत ज़्यादा मेन नहीं होता है, उसकी बहुत ज़्यादा मेन भूमिका नहीं होती है, उसको या तो पीछे रखा जाता है या तो कहा ही नहीं जाता है, तो इसीलिए हमको पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ती है। और बिना पैसिव वॉइस के ऐसे वाक्यों का निर्माण करना संभव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए लिखना है, किताब खरीदा जाएगा, किताब खरीदा जाएगा। अब ये शब्दों के आधार पर देखा जाए तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जो कार्य करने वाला है वो है ही नहीं। अब आप कहेंगे इसमें किताब है क्या? तो किताब कोई खरीदने का काम तो कर नहीं रहा है, इसमें खरीदने का काम हो रहा है, तो खरीदने का काम किताब कर नहीं रहा है, और जो खरीदने का काम कर रहा है वो है ही नहीं। अर्थात ये मान लिया जाएगा कि ये जो आपका बुक है यह कर्ता नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है। इसको हमें कर्ता बनाना होगा, और कर्ता बना करके जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो वह पैसिव का रूप धारण कर लेगा। अर्थात इसको जब फ्यूचर में लिखेंगे तो इसका जो अनुवाद बनेगा हो जाएगा, द बुक विल बी रिटन, द बुक विल बी रिटन। अब इसमें देखिए, द बुक सब्जेक्ट बनाया तो गया है, लेकिन एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें राइट करने का काम बुक नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है जो इसमें है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में इस वाक्य को हम कहेंगे पैसिव वॉइस। अब तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। अब आपको हम बताएंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे परिवर्तन किया जाता है।
चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। बच्चों, किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट याद करने हैं। हमें नहीं लगता आप 6 पॉइंट नहीं याद कर पाएंगे। बेहद आसान काम है, जिसमें से आपका सर्वप्रथम है कर्म को कर्ता बनाते हैं। कर्म को कर्ता बनाते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है पैसिव की सहायक क्रिया। पैसिव की सहायक क्रिया लिखते हैं। आपका नंबर 3 है V3, जिसको कहा जाता है क्रिया का थर्ड फॉर्म। आपको जानना होगा कि क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा, हर सेंटेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। नंबर 4 है कर्म पूरक। कर्म पूरक का प्रयोग करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, कर्म पूरक कभी कभी होता है, कभी कभी सेंटेंस में नहीं होता है। तो अगर सेंटेंस में कर्म के बाद कुछ लिखा होगा तो हम उसको कर्म पूरक की श्रेणी में मानकर उसको V3 के बाद रख देंगे, और अगर कर्म पूरक नहीं होगा तो इस पॉइंट को छोड़ दिया जाएगा। नंबर 5वां पॉइंट है बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करते हैं। नंबर 6 कर्ता को कर्म बनाते हैं। यह 6 पॉइंट आपको क्रम से याद करना है। ये नहीं कि आप पहले कर्म को कर्ता बनाते हैं फिर याद करिए कर्ता को कर्म बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसी सीरियल में आपको ये 6 पॉइंट याद करने हैं, तो ही आपको पैसिव वॉइस बनाने में सहायता मिलेगी, अन्यथा आप उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। तो जब तक ये सूत्र नहीं याद होगा तब तक आप पैसिव नहीं बना पाएंगे। तो इस सूत्र को आप लोग रट लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि इस फार्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है। इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रोनाउंस, जो आपके प्रोनाउंस होते हैं उनको जब कर्ता और कर्म के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उनके रूप की जानकारी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि जो प्रोनाउंस में परिवर्तन होते हैं वो देख ले कौन कौन है, कर्ता रूप और कर्म रूप। प्रोनाउन में सबसे आपका जो फर्स्ट है वो है आई और वी, इनको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। इनको जब हम कर्म रूप में लिखते हैं तो आई का मी हो जाता है और वी का अस हो जाता है। आज जब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में जाते हैं तो सेकंड पर्सन में यू है। यू का कर्ता रूप जो है वही आपका कर्म रूप भी है। अब आप देख लें थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउंस हैं वो ही है, सी है, दे है और इट है। कहीं कहीं बच्चों आपको होम दिखाई पड़ता है। इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी होम लिख दिए हम। हु यह भी कभी कभी कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या, मोस्टली हमेशा एक कर्ता के रूप में ही होता है और इंट्रोगेटिव रूप तो होता ही है। अब इनका भी ऑब्जेक्ट रूप आप देख लें। ही का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वो हिम है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है और हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। बच्चों हमें उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसी प्रोनाउंस को बदलने में बच्चे गलतियां करते हैं। यानी आई का जब आपको ऑब्जेक्ट रूप पूछा जाएगा तो मी याद करना होगा, वी का अस याद करना होगा, यू का यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, दे का दम, इट का इट और हु का हुम। अब आती है बात कर्ता और कर्म। आप समझ गए, यहाँ कर्ता को कर्म समझ गए। अब हमें ध्यान देना इस पॉइंट नंबर 2 पर, जो आपको अभी ऊपर हमने दूसरा पॉइंट बताया है पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया।
तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पैसिव वॉइस केवल और केवल 8 टेंसों की बनती है। तो उन 8 टेंसों की हम आपको सहायक्रिया लिखवा दे रहे हैं और आप उनको भली भांति याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आपको लिखना है पैसिव वॉइस की सहायक्रिया। पैसिव की सहायक क्रियाएं, पैसिव की सहायक क्रियाएं। बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दिया कि केवल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस में परिवर्तन किए जाते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं 8 टेंसों की सहायक क्रियाएं आपको बता दे रहे हैं। यहाँ लिखते हैं टेंस, यहाँ एक्टिव की सहायक क्रिया, एक्टिव की सहायक क्रिया, और उसमें लिख देते हैं पैसिव की सहायक क्रिया। तो बच्चों देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव की सहायक क्रिया होती है डू डज और पैसिव की सहायक क्रिया होती है इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर इसकी एक्टिव की सहायक क्रिया होती है, इसके पैसिव की सहायक क्रिया होती है इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। यानी इसमें इज एम आर में बीइंग बढ़ाया गया है, बस आपको ही ध्यान रखना है, बीइंग बढ़ाया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज हैव है और उसके पैसिव की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन बताई गई है। फिर आपका देखिए प्रेजेंट में सिर्फ 3 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमें पास्ट इंडेफिनिट का देखना है। पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव की सहायक क्रिया डिड होती है और इसके पैसिव की सहायक क्रिया वाज और वेयर। पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए बच्चों, वाज और वेयर इसके एक्टिव की सहायक क्रिया है और पैसिव की सहायक क्रिया वाज बीइंग और वेयर बीइंग। फिर छठवां नंबर है पास्ट परफेक्ट, इसकी एक्टिव की सहायक क्रिया हैड है और उसके पैसिव की सहायक क्रिया हैड बीन है। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट देख लीजिए, यानी पास्ट में भी आपके 3 टेंसों की पैसिव बनाई जाती है। पास्ट परफेक्ट की एक्टिव की सहायक क्रिया हैड और पैसिव की सहायक क्रिया हैड बीन। फिर फ्यूचर में सिर्फ 2 टेंस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया विल और शैल है और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव की सहायक क्रिया विल बी और शैल भी है। अब फ्यूचर परफेक्ट है, इसकी विल हैव और शैल हैव सहायक क्रिया हैं एक्टिव वॉइस की और विल हैव बीन, शैल हैव बीन सहायक क्रिया हैं पैसिव वॉइस की। यह सूची आपको अच्छा सा याद होनी चाहिए। जब तक ये सूची नहीं याद रहेगी तब तक आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो अब हम आपको चलते हैं एक्सरसाइज पर, एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल में देखें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। हमें इसका पैसिव बनाना है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट को पैसिव बनाने से पहले हमें इस वाक्य में मौजूद सारे शब्दों को जानना होगा कि कौन शब्द किस रूप में प्रयोग किया गया है। तो आप ही को देखें, ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है जो ये डिनोट करता है कि किस टेंस में सेंटेंस लिखा गया है। तो इज से पता चल रहा है, देखें यहाँ इज से पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ यहाँ से ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसको पैसे बदलने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता करना है कि किस टेंस का वाक्य है। तो इज से पता चला ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब इसकी पैसिव की सहायक क्रिया देख लेनी है, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये पता चल गया कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। ही सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है एच बी, और प्लेइंग आपका एम बी यानी मुख्य वर्ब, मेन वर्ब है ये, और क्रिकेट इसमें आपका है ऑब्जेक्ट। अब आपको फार्मूले अप्लाई करने हैं। अभी हमने पीछे जो लिखवाए थे 6 फार्मूले, फर्स्ट पॉइंट था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यानी कर्म को कर्ता बनाना, अर्थात क्रिकेट को हम सबसे पहले लिखेंगे तो जाएगा क्रिकेट। अब हमें इस क्रिकेट के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव की सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग में से एक कोई लगाना है। तो अब जानते हैं क्रिकेट एज ए सिंगुलर नंबर, तो ऐसी अवस्था में इसके अनुसार सहायक क्रिया आपकी हो जाएगी इज बीइंग। ये पहला पॉइंट हो गया। ये आपका
दूसरा पॉइंट हो गया। आपने तीसरे पॉइंट पर लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्थात हमें प्ले का थर्ड फॉर्म लिखना होगा। तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। आपको चौथा पॉइंट लिखना होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कर्म पूरक। यानी क्रिकेट के बाद अगर कुछ लिखा होता तो हम उसे लिख देते, यानी इसमें कुछ नहीं है क्रिकेट के बाद, तो हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कर्म पूरक नहीं लिखना है। तो सीधे पाँचवें पॉइंट पर आएंगे। आपका पाँचवा पॉइंट होता है बाई का प्रयोग। आप पीछे वाले सूची से देख लेंगे, पाँचवा पॉइंट होता है बाई का प्रयोग। और छठवां पॉइंट होता है कर्ता को कर्म बनाते हैं, इसमें कर्ता है ही। आप उस सूची से देख करके आप जान सकते हैं कि ही का कर्म होता है हिम। तो आपका ये आंसर हो गया, ये आपका छठवां पॉइंट हुआ। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, इसका मतलब था वह क्रिकेट खेल रहा है, और इस वाक्य का मतलब हो जाएगा क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा है। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देख लें। सी हेल्पेड मी यस्टरडे। हमें इसका पैसे बनाना है, तो बच्चों पहले हमें वही काम फिर करना है, पता करना है कि यह किस टेंस में लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि जब किसी वाक्य में कोई सहायक क्रिया नज़र ना आ रही हो तो वह दो टेंस हो सकता है। इट इज़ आइदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, साधारण सेंटेंस। तो यहाँ देखा जाए तो हेल्प का सेकंड फॉर्म लगा है, और आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, टेंस पढ़ चुके हैं, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस नज़र आ रहा है। तो हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया खोज लेंगे। यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट आपको दिखाई दे रहा होगा। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव की सहायक क्रिया बताई गई है वाज और वेयर, यानी ये टेंस पता चल गया, पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें हम कर्ता पता कर लें तो आपका सब्जेक्ट है सी, ये आपका एम बी है यानी मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें पॉइंट अप्लाई करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कर्म को कर्ता बनाते हैं। तो मी का कर्ता अगर बनाना हो तो आप जानते हैं मी एक प्रोनाउन है, और मी का कर्ता रूप सब्जेक्ट रूप होता है आई। आप पीछे वाले सूची से क्लियर कर सकते हैं, मी का सब्जेक्ट रूप आई होता है। अब हमें आई के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो आप देखें पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर्ब लगता है, तो ऐसी अवस्था में आई के साथ सहायक क्रिया आपकी हो जाएगी वाज। नेक्स्ट, यानी ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया। थर्ड पॉइंट में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और हेल्पेड इज ऑलरेडी इन थर्ड फॉर्म, तो आपको इसी को उठा करके रख देना है। यहाँ सेकंड फॉर्म में यूज़ किया गया है, यह थर्ड फॉर्म भी इसी तरह से होता है। तो आई वाज हेल्पेड। अब आपको जो चौथा पॉइंट बताया गया था कर्म पूरक, यानी कर्म के बाद अगर कुछ है, तो इसमें स्टरडे है तो इसको हम कर्म पूरक की श्रेणी में मान करके यहाँ रख देंगे। तो आई वाज हेल्पेड स्टरडे। फिर आपका अगला पॉइंट हो जाएगा बाई का प्रयोग, यानी पांचवा पॉइंट है बाई का प्रयोग, और अंत में कर्ता को कर्म। तो सी का कर्म आप जानते हैं हर होता है। तो बच्चों इसका वाक्य बन गया आई वाज हेल्पेड यस्टरडे बाई हर। इस वाक्य का तात्पर्य था उसने मेरी सहायता किया कल, इन उसने कल मेरी सहायता किया। आपके पैसिव वॉइस की हिंदी बन रही है मेरी सहायता की गई कल उसके द्वारा, अर्थात उसके द्वारा कल मेरी सहायता की गई। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दे हैड राइटन एन एसे दे हैड राइटन एन एसे, वह एक निबंध लिख चुके थे। अब इस वाक्य का पैसिव बनाना, तो इस हेड से पता चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, दे सब्जेक्ट है, राइटन मेन वर्ब है, एन एसे आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको कर्ता बनाइए, ऑब्जेक्ट को यानी आई एस ए को जब कर्ता बनाएंगे तो आई एस ए होगा। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया आप उस पिछले सूची से देख लीजिए, जो सहायक क्रिया लिखाई गई हैं आई एस ए के हिसाब से आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी हैड बीन। नेक्स्ट वाक्य आपका है, यानी नेक्स्ट शब्द होगा आई एस ए, आपका पहला पॉइंट हो गया। हैड बीन आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है थर्ड फॉर्म, इसमें राइटन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो इसी को उतार लेना है। एन एस से हेड में राइटन, इसके बाद हमें कर्म पूरक लिखना नहीं है ही नहीं इसमें, तो बाई का प्रयोग करके दे का कर्म देम हो जाएगा। ये आपका पैसिव हो गया, एन एस से हेड में राइटन बाई देम। अब बच्चों जिसमें कुछ समस्याएं आती हैं वो प्रश्नवाचक वाक्यों में।
प्रश्नवाचक हम आपको 2-4 बता देते हैं। वाज मोहन कॉलिंग अस। वाज मोहन कॉलिंग अस, क्या मोहन हमें बुला रहा था। तो बच्चों ऐसे वाक्यों को वैसे बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। यानी इसको पढ़ेंगे मोहन वाज कॉलिंग अस, और जब मोहन वाज कॉलिंग अस पढ़ेंगे तो उसका पैसे बना करके फिर उसको प्रश्नवाचक में चेंज कर देंगे। यानी हमें पहले वाज पर ध्यान न दे करके पहले कर्ता और ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता करें कौन सा टेंस है, तो वाज से पता चला ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। हमें कर्म ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं कि कर्म हमेशा, ध्यान दें कॉलिंग है, सी एच हमने लिख दिया है कॉलिंग। तो ये ध्यान देना है कि इसमें कॉलिंग के बाद जो शब्द है ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें एक सब्जेक्ट बनाना है, तो अस का सब्जेक्ट आप जानते हैं वी होता है। अब हमें वी के साथ पास्ट कंटिन्यूस की साइकिल लगानी है, तो वी के साथ जानते हैं वाज तो लगेगा नहीं, वेर बीइंग लगेगा। तो वेर को पहले कर देंगे और बीइंग को इसके बाद। यानी जब सहायक क्रिया 2 शब्दों की होगी तो उसके बीच में सब्जेक्ट लिखना होता है। तो वेर वी बीइंग थर्ड फॉर्म हो जाएगा काल का, कॉल्ड कर्म पूरक है, नहीं तो भाई लगा करके मोहन। मोहन में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि मोहन नाउन है, वैसे उस टाइम इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा वेर वी बीइंग कॉल्ड बाय मोहन। जो सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों आती है वो है हु और व्हाट में। तो हम आपको हु वाला एक वाक्य बता देते हैं। हु विल टीच देम। हु विल टीच देम, उन्हें कौन पढ़ाएगा। बच्चों सीधे जानिए कि जब भी हम हु का प्रयोग देखें सेंटेंस में, आप जानते हैं कि हु सब्जेक्ट का भी काम इसमें कर रहा है, यह आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हु दिखाई पड़े तो हम इसका पैसिव बनाते समय बाय हुम पहले कर देंगे। बाय हुम क्यों करेंगे, हम इसको अभी लॉजिकली बता रहे हैं कि बाय हुम पहले क्यों हो रहा है। बाय हुम पहले कर दीजिए। अब हमें कर्म को कर्ता बनाना है। ध्यान दें, बाय आपका 5वां पॉइंट होता है, हुम आपका 6वां पॉइंट होता है। 5वां और 6वां पॉइंट इसमें पहले लगा दिया जाएगा। अब देखें, नंबर 1 पॉइंट है कर्म को कर्ता बनाना, तो देम का कर्ता हो जाता है दे। अब दे के अनुसार हमें फ्यूचर इंडिफिनिट की साइकिल लगानी है, तो विल भी लगेगा, विल इधर हो जाएगा और बी कर्ता के बाद हो जाएगा। बाय हुम विल दे बी, और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट। अब आपको ये समझाना कि बाय हुम पहले क्यों लगा। बच्चों अगर इसको हम हो को कर्ता ना मानते, अभी थोड़ी देर के लिए इसको कर्ता ना माने, हम इसको जनरली आप ऐसे में अगर बदलना चाहें तो देम का कर्ता बनाएंगे तो दे बनेगा। दे के अनुसार साइकिल आपका विल भी होगा, फिर टाट होगा। बाई को अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं बाई हो जाएगा, फिर अगला कर्ता को कर्म, इसमें हु ही एक्टर है तो बाय हुम यहाँ हो जाता। अब ध्यान देना है कि हुम एक ऐसा शब्द है जो प्रश्नवाचक शब्द माना जाता है, यह कभी भी वाक्य में अंत में नहीं होता है। तो इस हु को उठा करके हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया। और ये जो बाई के लिए नियम है कि बाई के बाद वह एजेंट आना चाहिए जो एक्चुअल करता इस वाक्य में है। तो इस वाक्य में एक्चुअल करता हु था जो बना है हुम, यानी हुम के रूप में परिवर्तित हुआ है। चूंकि हुम यहाँ आ गया है तो बाई भी इसके साथ हुम के पहले आ जाएगा। जैसे आप पीछे वाले वाक्य में देख लें, बाई मोहन लिखा हुआ है, यानी मोहन एजेंट था तो मोहन के पहले बाई आना अनिवार्य था। यहाँ देम आपका एजेंट था तो यहाँ बाई आना अनिवार्य था। इस वाक्य में हर एजेंट था तो बाई आना अनिवार्य था। उसी प्रकार बाई हुम यह एकदम आगे चला आएगा। आई होप यू विल बी क्लियर। नेक्स्ट आपका 6वां सेंटेंस देखें। एक व्हाट वाला वाक्य आता है जो ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को देता है। देखें, व्हाट वाज ही डूइंग। देखिए यह वाक्य थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें व्हाट डबल रोल में है। जिस प्रकार यहाँ हु डबल रोल में था, इट इज ए इंट्रोगेटिव वर्ड एंड इट इज आल्सो सब्जेक्ट। हियर व्हाट इज आल्सो इन डबल रोल, इट इज ए इंट्रोगेटिव वर्ड एंड इट इज आल्सो ऑब्जेक्ट। यह ऑब्जेक्ट भी है। आपने पीछे सारे वाक्यों में देखा कि ऑब्जेक्ट का स्थान हमेशा मुख्य क्रिया के बाद होता था। जैसे टीच के बाद देम लिखा था, कॉलिंग के बाद अस लिखा हुआ था, फिर यहाँ राइटिंग के बाद ऐसे लिखा हुआ था। इस वाक्य में देखें डूइंग के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी वाक्य में व्हाट और हुम लगा हो, ध्यान दें व्हाट और हुम,
ये दो शब्द ऐसे हैं जो कर्म का भी कार्य करते हैं। हुम सजीव कर्म के लिए यूज किया जाता है और वाट निर्जीव कर्म के लिए यूज किया जाता है। तो अब हमें उसी फार्मूले का प्रयोग करना है। सबसे पहले कर्म को कर्ता बनाना है, तो कर्म इसमें आपका व्हाट ही पता चला, व्हाट ही है, तो व्हाट को कर्ता बना दीजिए। अब हमें व्हाट को हमेशा सिंगुलर नंबर ही मानते हुए इसी के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है पास्ट कंटिन्यूस की। तो व्हाट के हिसाब से सहायक क्रिया इसकी वाज बीइंग हो जाएगा। व्हाट वाज बीइंग। अब आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डूइंग का डन, कर्म पूरक है नहीं तो बाई लगा दीजिए, और ही का ऑब्जेक्ट हिम। ये आपका आंसर हो जाएगा व्हाट वाज बीइंग डन बाय हिम। यानी व्हाट और हु, यह दो सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बेहद कन्फ्यूजिंग होते हैं, लेकिन इनको आप लोग ध्यान से और एक्सरसाइज कर लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्याएं ना आए। एक वाक्य और आपको बताना चाहेंगे हम। वाई डिड दे नॉट सर्व हर। वाई डिड दे नॉट सर्व हर, यानी वाई वाला भी एक बार बता दिया। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस जैसे वाई यहाँ पहले है, वाई आप यहाँ पहले कर दीजिए। अब हमें यहाँ एक पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया लगानी है, लेकिन पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया लगाने से पहले हमें कर्ता पता करना होगा। इसमें कर्म है हर, हर का कर्ता लिखेंगे सी, हर का कर्ता सी हो जाएगा। अब सी के अनुसार में सहायक क्रिया लिखना है, जानते हैं पास्ट इंफिनिट की सहायक क्रिया होती है वाज वेयर, तो सी के अनुसार आपकी सहायक क्रिया हो जाएगा वाज। वाई वाज सी, चूँकि इसमें नॉट का भी प्रयोग है तो इसी कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। वाई वाज सी नॉट। अब हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, और सर्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सर्व्ड। और नेक्स्ट पॉइंट होता है कर्म पूरक, उसमें है नहीं तो बाई का प्रयोग करेंगे, और बाई का प्रयोग करने के बाद आप कर्ता को कर्म बनाएंगे तो दे का कर्म देम होता है। तो हमें लगता है कि आप लोग ये पैसिव वॉइस का पहला टॉपिक समझ गए होंगे। अब इसमें और भी कुछ टॉपिक हैं, उसे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग और भी एक्सरसाइज अपने हिसाब से कर लीजिए, और जहाँ कहीं दिक्कत हो यू कैन कॉल मी, आई कैन सॉल्व ऑल योर डाउट्स। थैंक यू।